तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, जिन एलिमेंट्स की गुड आफ्टरनून अनुकृति, जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होता है उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्योंकि इस ग्रुप का जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। यानी लीडिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि जो अपनी फैमिली को लीड करे, जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के अंदर होगी वही प्रॉपर्टी इसके ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की होगी। और इस ग्रुप में बच्चों आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, नोट कर ले आप लोग जल्दी से। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब होता है सेमी मेटल। सेमी मेटल का मतलब जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए। आधा मेटल और आधा नॉन मेटल। और ये जो बिस्मथ होता है ये मेटल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 15 में सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके अंदर मेटल का कैरेक्टर होता है और वो है बिस्मथ। बिस्मथ मेटल होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं और आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना। सबसे पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स वो सेम होता है। तो इन सब एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले नोबल गैस और फिर उसके बाद NH2 NP3, यानी आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन का Z7 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s2 2p3। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में आता है तो 2s2 2p3 हो गया। फास्फोरस थर्ड पीरियड में आता है तो नियॉन 3s2 3p3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आर्सेनिक में बच्चों आएगा 4s2 4p3, एंटीमनी में आएगा 5s2 5p3 और बिस्मथ में आएगा लास्ट में 6s2 6p3। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इनकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी एटॉमिक रेडियस।
तो बच्चों डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती है और इसी वजह से नाइट्रोजन से ज्यादा रेडियस फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है। जबकि पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन पाया जाता है, वहां पे डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ने की बजाय एक दो जगह ऐसी हैं जहां पे घट जाती है। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली बच्चों एक आइडियल फैमिली है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। बोलो बच्चों, समझ में आया? और डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ने की जो मेन वजह होती है वो होती है नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज होना। जैसे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस पे रेडियस दे रखी है, आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। ये है टेबल, इसमें देखिए नाइट्रोजन की जो रेडियस है वो 70 पिकोमीटर दे रखी है, फास्फोरस की 110 दे रखी है, आर्सेनिक की 121, एंटीमनी की 141 और बिस्मथ की 148 पिकोमीटर दे रखी है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रेडियस भी बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन में 2 शेल हैं, फास्फोरस में 3 शेल हैं, जिसमें ज्यादा शेल उसमें ज्यादा रेडियस। बोलो बच्चों, समझ में आया? जल्दी बताएं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है वो एनर्जी जिसको देने से एटम की आउटर मोस्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो मुझे ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो बाइंडिंग फोर्स है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये डायग्राम बना ले। और बताएं डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बताइए। अभी अभी आपने देखा था डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है, यस। तो इसमें फिर रेडियस इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। बाइंडिंग फोर्स डिक्रीज करेगा तो उसे ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो कम आएगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बच्चों डिक्रीज करेगी। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा जाएगा तो आप ये बना दीजिएगा। Without any exception, down the group, ionization enthalpy decreases in group 15. मैं एक बार इनकी वैल्यू पढ़ देता हूं, आप बुक में देख सकते हैं। नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1402 किलो जूल पर मोल होती है, फास्फोरस की 1012 होती है, घट गई। आर्सेनिक की 947 है, एंटीमनी की 834 है और बिस्मथ की 703 है। ये वैल्यू आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, एग्जाम में सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा कि बताओ ग्रुप 15 में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम है या किसकी मिनिमम है, या ऑर्डर पूछ सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का नाम है। ये हमारा बॉन्ड पेयर है बीपी, और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है और बॉन्ड पेयर पे माइनस चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और रेडियस कम होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? बोलिए। रेडियस डिक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? तो बहुत आसान है। अगर रेडियस अगर रेडियस एटम की अगर रेडियस एटम की कम है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का बॉन्ड पेयर पे जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा आएगा और वो ज्यादा फोर्स से उसको अपनी ओर खींचेगा। जैसे मैं आपको एक बड़ा आइटम बना के दिखाता हूं। ये देखिए, रेडियस ज्यादा होने पर न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, तो अट्रैक्शन कम लगेगा और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम आएगी। तो बच्चों रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का रूल है। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ऑर्डर आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कम रेडियस होने पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा रेडियस होने पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होना चाहिए। तो ये ऑर्डर है। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लीजिए 2.1 होती है। आर्सेनिक की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर मेटालॉइड कैरेक्टर आ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी फास्फोरस से कम नहीं बल्कि बराबर ही होती है, 2.1 2.1। ठीक है। एंटीमनी की कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होती है 1.9। लेकिन फिर जैसे ही मेटलॉइड से मेटल पे जाएंगे तो फिर कह सकते हैं एक्सेप्शन आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं बल्कि बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली 1.9। यानी जब भी हम नेचर चेंज करेंगे नॉन मेटल से मेटलॉइड, एक्सेप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगी। या फिर मेटलॉइड से मेटल में जाएंगे तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आ जाएगी। इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो बच्चों, ध्यान रहेगा। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की तो जरूर याद होनी चाहिए 3.0, और फास्फोरस की भी याद होनी चाहिए 2.1। और ये याद होना चाहिए जब भी हम नेचर बदलेंगे नॉन मेटल से मेटलॉइड, एक्सेप्शन आ जाएगा बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही मेटलॉइड से मेटल यहाँ भी बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी बताएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में जो ऑर्डर हमको देखने को मिलता है वो इररेगुलर देखने को मिलता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बढ़ता है, लेकिन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट घटा। अब इसकी मैं वजह बताऊंगा आपको। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि आर्सेनिक है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 15। तो ये क्वेश्चन काफी बनता है कि ग्रुप 15 में किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम आर्सेनिक होता है। क्यों होता है अभी समझाते हैं। एक्चुअली नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, N2P4। तो इसमें स्मॉल साइज आता है मॉलिक्यूल का और इसमें लार्ज साइज आता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का जब साइज बढ़ता है तो वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, लेस वीएफ। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वंडर वॉल फोर्स वीएफ। यहाँ पे मोर वीएफ। वंडर वॉल फोर्स बच्चों मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सब लोग ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है और उससे वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाता है। ऐसा हम एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में सब में देखते हैं। तो बताओ बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। जहां पे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स है या जहां पे कम वंडरवॉल फोर्स है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा है वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन का कम होगा और फास्फोरस का ज्यादा होगा। साइज बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बोलो बच्चों समझ में आया। अब हम लोग आर्सेनिक को देखेंगे। आर्सेनिक बच्चों मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाया जाता, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये कोवेलेंट क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसा डायमंड में स्ट्रक्चर देखा गया है कि हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे ही आर्सेनिक, हर आर्सेनिक 5 आर्सेनिक से जुड़ा होता है। आर्सेनिक की वैलेंसी 5 होती है। NH2 NP3 की वजह से आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो हर आर्सेनिक
5 आर्सेनिक से जुड़ता चला जाता है और एक 3D नेटवर्क बनता है और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई आता है। तो एक बात आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर ध्यान रखिएगा कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं लेकिन मेटलॉइड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेटलॉइड्स में 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर आता है। ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड लिमिटेड स्पेस में बन जाते हैं और उन सबको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई आता है। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि एंटीमनी भी तो कोवेलेंट क्रिस्टल है, ये भी तो 3D नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आर्सेनिक के कंपैरिजन में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होते हैं। वजह वही है, रेडियस बढ़ी तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है। हर कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कम रेडियस होने पर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, ज्यादा रेडियस होने पर कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है। तो आर्सेनिक से एंटीमनी आए, रेडियस बढ़ी, कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो गया तो उसको मेल्ट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई नहीं बल्कि मॉडरेटली हाई होता है, यानी आर्सेनिक से एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? बिस्मथ की अगर हम बात करेंगे तो ये मेटल होता है और इसमें पाए जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में या 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कमजोर होते हैं और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए मेटलॉइड की कंपैरिजन में कम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, आर्सेनिक से बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट घटता है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रोजन का मिनिमम आएगा या बिस्मथ का मिनिमम आएगा। तो बच्चों, जो नॉन मेटल्स हैं जिनमें वांडर वॉल फोर्स है, वांडर वॉल फोर्स मेटेलिक बॉन्ड से भी वीक होता है। ठीक है, पूरा ऑर्डर में बना देता हूं। नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं, फिर इसके बाद आता है मेटेलिक बॉन्ड, और फिर इसके बाद आता है वांडर वॉल फोर्स। यानी अगर हम लोग पूरा ऑर्डर बनाएंगे तो ये आएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होगा। जिनमें वांडर वॉल फोर्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, जिनमें नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड बीच में।
जल्दी बताइए, अदिति, नवनीत, जावेद, अनुकृति, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? Yes, sir. इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, तो ये बात अपने दिमाग में बैठाइएगा। नाइट्रोजन से आर्सेनिक बढ़ेगा और आर्सेनिक से बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ, नंबर 6 प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है EH3, E फॉर एलिमेंट। यानी नाइट्रोजन के हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा NH3, फास्फोरस के हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा PS3, आर्सेनिक के हाइड्राइड का फॉर्मूला SS3, SbS3, BiS3। और इन सब का फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेट पे होता है। अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा था NH2NP3, तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम वैलेंसी पता करें इन एलिमेंट्स की, तो वो 3 आएगी। आप यहां देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो 3 है। इसीलिए इन हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला EH3 होता है, 3 वैलेंसी की वजह से। अब इन हाइड्राइड्स का जो नेचर है वो पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग इनका जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो डिस्कस करेंगे। इन सब की जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये ज्योमेट्री आती है, देखिए, पिरामिड की तरह, प्रिज्म की तरह शेप होता है। तो सब ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनकी ज्योमेट्री पिरामिडल शेप होती है। फिर इसके बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर पूछा जाता है। तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले वांडर वॉल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वांडर वॉल फोर्स मैंने अभी बताया मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ के हाइड्राइड का होना चाहिए, फिर उससे कम एंटीमनी के हाइड्राइड का, फिर उससे कम आर्सेनिक, फिर उससे कम PS3, और फिर उससे कम NH3।
ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का आना चाहिए। लेकिन अमोनिया में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल F, O और N, ये 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट उसमें एक इंक्रीज ऑब्जर्व होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो इंक्रीज है वो ऐसा होता है कि ये 5वें नंबर की बजाय 3रे नंबर पे आ जाता है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, अमोनिया का सबसे कम होने की बजाय 3rd नंबर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। और इस वजह से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट PS3 का आता है। होना तो चाहिए था अमोनिया का, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो मिनिमम PS3 का होगा। और ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लो, पूछा जाता है। अब इसके बाद इनकी एक प्रॉपर्टी और है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है इनका बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ। अक्सर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाता है। देखिए इन सबके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से ये बहुत इजीली H+ आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और H+ आयन एक्सेप्टर होने की वजह से ये बेस होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड क्यों बेस होते हैं? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अब ये सवाल बनता है कि कौन अच्छा बेस होता है, तो उसके लिए एक रूल होता है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, ध्यान रखिएगा, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स decreases due to increase in size। ये रूल याद कर लें, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अमोनिया और फॉस्फीन में जल्दी H+ आयन बताओ कौन एक्सेप्ट करेगा? फास्फोरस की रेडियस नाइट्रोजन से ज्यादा है, और अगर रेडियस ज्यादा होगी तो जो H+ आयन एक्सेप्ट हो रहा है उससे बॉन्ड कमजोर बनेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन की रेडियस कम होने से H+ के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो रेडियस जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ विद H+ आयन उतनी कम हो जाएगी। अब अगर H+ आयन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है वो H+ आयन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अमोनिया जल्दी से H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। फॉस्फीन में ये तेजी नहीं होती है, और उसके बाद जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा।
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा पूछा जाता है। अमोनिया में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और BiS3 में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ग्रुप 15 हाइड्राइड में मैक्सिमम बेसिक कौन है? आंसर अमोनिया। बोलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड के बाद हम लोग ऑक्साइड को समझेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, सेवेंथ और लास्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है E2O3 होता है। एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, अभी बताया था। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो इस वजह से जनरल फॉर्मूला E2O3 आता है। जैसे N2O3, E2O3, S2O3, Sb2O3 और Bi2O3। तो ये है 5 ऑक्साइड ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। अब ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी ये मेटलॉइड हैं, इनके ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए। और लास्ट में बिस्मथ मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बच्चों बेसिक होता है। मैंने बताया था ये आइडियल फैमिली है, इसमें एक्सेप्शन ना के बराबर है।